हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे डीएनएचई के एग्ज़ाम में जो इग्नू का जो डीएनएचई 3 है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग टेलीविज़न फॉर हेल्थ एजुकेशन। यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक एडवांटेज बताइए, एक डिसएडवांटेज बताइए टेलीविज़न का यूज़ करने के लिए फॉर हेल्थ एजुकेशन। एडवांटेज क्या है कि जो टेलीविज़न है वो प्रोवाइड करता है वाइड रीचिंग प्लेटफॉर्म। मतलब टेलीविज़न के द्वारा अब देखिए क्या होता है कि एक वाइड जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड हो रहा है, इनेबलिंग। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो ज़्यादा लेवल पे, मतलब एक वास्ट लेवल पे जो हेल्थ इन्फॉर्मेशन है वो जो है वो ऑडियंस को पहुंचाई जा सकती है, डाइवर्स ऑडियंस को पहुंचाई जा सकती है, जिससे जो अवेयरनेस है लोगों के बीच में वो फैलेगी। ठीक है, और एजुकेशन जो है वो लोगों को मिलेगी न्यूट्रिशन से रिलेटेड इफेक्टिवली। सो डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एक तो अब देखिए, अगर टेलीविज़न के थ्रू अगर हो रहा है अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइड रीचिंग प्लेटफॉर्म है इस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इंटरेक्शन की, तो इससे जो है वो लिमिटेड इंटरेक्टिविटी रहती है। ठीक है, एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो बेसिकली जो पर्सनलाइज्ड फीडबैक है या जो इंटरेक्टिविटी है वो कम है लोगों के बीच में। ठीक है, तो ये एक चीज़ आ जाती है कि इंटरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसएडवांटेज है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, आपको बताना है इन्यूमरेट द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन ए कम्युनिटी। अब ट्रेडिशनल जो मेथड है कम्युनिकेशन के कम्युनिटी में, उसमें क्या है, उसमें आ जाता है हमारा फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो गया है ना, ट्रेडिशनल। या फिर आप किसी को जो है वो ओरल स्टोरी टेलिंग कर रहे हो या फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हो, हेल्थ से रिलेटेड है ना, रिटन लेटर्स भेज रहे हैं अगर किसी को, या ड्रम सिग्नल्स, स्मोक सिग्नल्स। ठीक है, इसके अलावा जो है वो टाउन क्रायर्स जो इस तरह से जो है वो किए जाते हैं, है ना, मैसेंजर रनर्स। तो ये सारे के सारे जो है वो इन्फॉर्मेशन के जो है एक तरह से तो इसमें बेसिकली ओरल स्टोरी टेलिंग, फेस टू फेस कन्वर्जन्स ये क्या आ जाते हैं, ये एक तरह से ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 4 न्यूट्रिशन मैसेजेस रिगार्डिंग प्री स्कूल चाइल्ड्स एजुकेशन। आप जो है वो कोई 4 न्यूट्रिशन मैसेजेस के बारे में बताइए कि प्री स्कूल चिल्ड्रन की न्यूट्रिशन में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला आता है इसमें बैलेंस्ड डाइट, है ना। इंश्योर योर चाइल्ड गेट्स ए, मतलब हमें इंश्योर करना है कि जो चाइल्ड है उसको वैरायटी ऑफ फ्रूट्स मिले, वेजिटेबल्स मिले, होल ग्रेन्स, है ना, प्रोटीन्स, ताकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाए। नेक्स्ट आता है कि जो सगरी प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करना है, लिमिट करना है। मिनिमाइज सगरी स्नैक्स एंड ड्रिंक्स टू प्रिवेंट टूथ डिके। इससे जो टूथ डिके है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है और जो हेल्दी वेट है उसको मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो क्या ज़रूरी है, और साथ में कैल्शियम इंटेक बहुत ज़रूरी है प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, उसके बाद हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर जो है वो बॉडी हाइड्रेटेड रहना वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनलिस्ट एनी 2 प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन के दौरान कोई 2 प्रॉब्लम। सबसे पहले आता है एंगॉर्जमेंट। एंगॉर्जमेंट क्या होता है, हमारा पेनफुल स्वेलिंग जो है वो ब्रेस्ट की हो रही है एक्सेस मिल्क की वजह से, जिससे जो है वो मदर को डिस्कम्फर्ट होगा और डिफ़िकल्टी होगी ब्रेस्ट फीडिंग में। नेक्स्ट आता है एंगॉर्जमेंट के बाद जो है आपका मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो गई आपके ब्रेस्ट टिश्यू की, जिसकी वजह से पेन होगा, स्वेलिंग होगा और फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। फिर नेक्स्ट आता है एनलिस्ट एनी 2 गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। इसके लिए क्या करना है, गुड हाइजीन को प्रैक्टिस करना है ना, हैंड्स को वॉश करना है सोप वाटर के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग की जो है वो मेंटेन रखना है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज़ द न्यूट्रिटिव कंटेंट ऑफ द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिया जाता है ICDS के अंडर चिल्ड्रन को जिनकी एज जो है 6 मंथ से 6 ईयर्स के बीच में है, उसका न्यूट्रिटिव कंटेंट क्या होता है। तो जो स्पेसिफिक जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है ICDs का, सप्लीमेंट्स का, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जनरली इसमें जो प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जो कि आपके इसेंशियल हैं ग्रोथ के लिए, है ना, बच्चे की ग्रोथ के लिए, वो इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो NHEES जो प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, स्कूल्स में, उनके बारे में जो है वो कमेंट करिए। तो ये जो प्रोजेक्ट होते हैं स्कूल में, ये एक तरह से अवेयरनेस पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि स्टूडेंट्स के बीच में जो है वो अवेयरनेस हो सके न्यूट्रिशन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनको पता लगे। नेक्स्ट आता है लिस्ट एनी 2
एडवांटेजेस इन यूजिंग मॉडर्न अप्रोचेस इन न्यूट्रिशन एजुकेशन। इसमें ये है कि अगर जो है वो मॉडर्न अप्रोचेस जो है वो यूज़ की जाती हैं न्यूट्रिशन एजुकेशन में, तो इसकी वजह से जो है वो क्या होता है, मॉडर्न अप्रोचेस इन न्यूट्रिशन एजुकेशन, ठीक है, इसकी वजह से जो है लोगों के बीच में एक तरह से अवेयरनेस जो है वो फैलेगी, है ना, तो वो एक तरह से मदद होगी हेल्दियर लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, गिव एनी 2 कॉमन न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन ओल्ड एज। कोई 2 कॉमन न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताइए ओल्ड एज में। तो 2 कॉमन न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं ओल्ड एज में वो क्या है हमारी, वो है माल न्यूट्रिशन, ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो है वो, क्योंकि जब ओल्ड एज हो जाती है ना तो भूख भी कम ही लगती है, तो एक तरह से पुअर एपेटाइट की वजह से ओल्ड एज में लोगों को पुअर एपेटाइट की वजह से जो है वो क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकती है ना, और ईटिंग में भी जो है वो डिफ़िकल्टी होगी, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज हो सकती है, जैसे कि लो लेवल ऑफ विटामिन डी या B12 जो है वो देखने को मिलेगा, लो लेवल ऑफ विटामिन डी और B12 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं लिक्विड डाइट्स क्या होती है, कोई 2 एग्जाम्पल्स बताइए। तो लिक्विड डाइट्स क्या होती हैं, इट इन्वॉल्व कंज्यूमिंग ओनली दोज लिक्विड्स एंड अवॉइडिंग सॉलिड फूड्स। मतलब इसमें जो है वो आप जो है सिर्फ लिक्विड्स को कंज्यूम करेंगे और जो सॉलिड फूड्स हैं उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स इसमें क्या आते हैं, आपकी मील रिप्लेसमेंट शेक्स हो गए, है ना, मील रिप्लेसमेंट शेक्स अगर आप ले रहे हो, इसके अलावा अगर आप जो है वो जूस क्लिंजेस ले रहे हो, जूस फॉर्म में ले रहे हो, है ना, ऑफन जैसे ये शेक्स हो गए, जूस हो गए, ये वेट लॉस में जो है वो यूज़ किए जाते हैं, या फिर मेडिकल पर्पज में कई बार यूज़ में किए जाते हैं अंडर सुपरविजन। फिर आता है व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट सर्वेलेंस, है ना, ब्रीफली इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो न्यूट्रिएंट सर्वेलेंस का मतलब समझेंगे सबसे पहले, है ना, सर्वेलेंस के एस से याद रखेंगे कि सिस्टेमेटिक है, ये जो प्रोसेस है, सर्वेलेंस है तो एक प्रकार का प्रोसेस ही है, तो सिस्टेमेटिक एंड द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। बेसिकली न्यूट्रिएंट सर्वेलेंस करना है, सर्वे करना है, तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि आपको डाटा को कलेक्ट करना है ना, डाटा को कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, ठीक है। किसके ऊपर, मतलब जो न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है और जो डाइटरी इंटेक है पॉपुलेशंस का, है ना, उससे रिलेटेड जो भी डाटा है उसको कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है और उसको इंटरप्रेट करना है। सो न्यूट्रिएंट सर्वेलेंस जो है वो क्या है, सिस्टेमेटिक एंड ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ठीक है, डाटा ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड डाइटरी इंटेक ऑफ द पॉपुलेशंस, है ना। मतलब हमें एक्चुअली डाटा को कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, किस चीज़ का डाटा। सिंपल सी बात पता लग रही है कि लोगों का जो न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है उसके ऊपर बेस्ड जो डाटा है उसको क्या किया, उसको कलेक्ट किया किसी पॉपुलेशन का। सो दिस प्रैक्टिस इज़ इसेंशियल। ये क्यों ज़रूरी है डाटा कलेक्ट करना, ताकि जो है आप मॉनिटर कर पाओ और अंडरस्टैंड कर पाओ जो न्यूट्रिशनल पैटर्न्स हैं और जो ट्रेंड्स हैं कम्युनिटी के अंदर, मतलब किसी पॉपुलेशन में किस तरह का जो है वो न्यूट्रिशनल पैटर्न चल रहा है, क्या वो खा रहे हैं, है ना। उस तरह से जब ये चीज़ें पता लगेंगी तो बहुत सारी डिजीज़ के बारे में जो है वो बताना, है ना, मतलब कि ये खाने से ये होता है, तो ये सारा अगर एनालाइज किया जाएगा डाटा न्यूट्रिशनल स्टेटस के रिलेटेड, ठीक है, डाइटरी इंटेक ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो इसके लिए हेल्प मिलती है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं। देखिए सबसे पहला कंपोनेंट तो ये आ जाएगा, इसमें सिंपल सी बात है कि आपने क्या करना है, डाटा को कलेक्ट करना है ना। तो डाटा को जो कलेक्ट करना है वो आपके पास जो है वो बेस्ड होगा ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। जैसे कि आपके पास एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, जैसे जिसमें आप हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स हो गया आपके पास, ठीक है, डाइटरी इंटेक हो गया, बायोकेमिकल मार्कर्स जैसे कि ब्लड, आपके पास जो हीमोग्लोबिन लेवल है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब लोगों का हाइट, वेट, है ना, BMI वगैरह, ये सारी चीज़ें देखेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में सब कुछ देखना है कि लोगों का BMI क्या है, या जो अदर जो टेस्ट हैं, फिजिकल आपको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, है ना, ताकि आप जो है वो इन्फॉर्मेशन गेन कर पाइए कि कहीं जो है वो लोगों को किसी न्यूट्रिशन के बारे में जो है वो डेफिशिएंट तो नहीं है, ठीक है। तो इसके आधार पे आप जो है असेसमेंट कर पाएंगे कि उनको कितनी मात्रा में क्या खाना लेना चाहिए। क्लियर है। डाटा कलेक्शन पहला कंपोनेंट। फिर अब डाटा को कलेक्ट किया, तो डाटा को कलेक्ट क्यों किया आपने, ताकि आप डाटा को एनालाइज कर पाओ। तो डाटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और डाटा को इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कलेक्टेड डाटा है उसको एनालाइज करना है, उसको
एनालाइज करना है, जो भी कलेक्टेड डाटा है उसको क्या करना है, आपको उसको एनालाइज करना है। तो जब आप उसको एनालाइज करेंगे तभी आप जो है वो पता लगा पाएंगे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बारे में जो है वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। और जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन है वो जो है वो वनरेबल तो नहीं है किसी डेफिशिएंसी से रिलेटेड, किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको पता लगेंगी इससे। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। न्यूट्रिशनल असेसमेंट इन्वॉल्व्स इवेलुएटिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल्स, है ना। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप इवेल्युएट कर रहे हो न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिविजुअल्स का या कम्युनिटीज़ का, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया उसके आधार पर, है ना। न्यूट्रिशनल असेसमेंट मतलब आप जो है आप इसमें असेस करोगे, आपने डाटा को एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना पड़ेगी। तो इसमें जो है वो आता है इवेल्युएट करना न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ बेस्ड ऑन द कलेक्टेड डाटा। दिस असेसमेंट हेल्प्स इन क्लासीफाइंग इंडिविजुअल्स। तो मतलब आप अगर न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हो तो इसी के आधार पर आप इंडिविजुअल को जो है वो क्लासीफाई कर सकते हो कि वो अंडर नरिश्ड तो नहीं है, या वो वेल नरिश्ड है, या ओवर नरिश्ड है, किस तरह का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब आपको इंटीग्रेशन विद हेल्थ सिस्टम करना भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आता है हमारे पास, क्या टॉपिक हो गया ये आपका, न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस। इसमें डाटा कलेक्शन याद रखेंगे, डाटा का आपको क्या करना है, एनालिसिस और इंटरप्रेट करना है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट आपको करनी है, ठीक है, इंटीग्रेशन विद द हेल्थ सिस्टम, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट आप आ जाइए, डिस्क्राइब एनी 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ फूड बिहेवियर। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ फूड बिहेवियर आपके पास क्या हुए, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ फूड बिहेवियर होते हैं वो एक्चुअली फूड बिहेवियर क्या है, दैट इज़ ए कॉम्प्लेक्स एंड द मल्टी फैक्टेड एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। Understanding these determinants is crucial for addressing issues related to nutrition, health, and overall well-being. देखो, अगर हम जो है वो ये जो फूड बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स हैं इनको अंडरस्टैंड करते हैं तो ये बहुत क्रूशियल होता है। मतलब किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है ये डिटर्मिनेंट्स को असेस करना, ये आपके पास, और इनको समझना किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, ताकि कोई न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई इशू है, या हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, या ओवरऑल वेलबींग से रिलेटेड कोई इशू है, तो इसमें जो है वो आपके पास 4 डिटर्मिनेंट्स आते हैं। तो इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला डिटर्मिनेंट आता है हमारे पास फूड बिहेवियर का, दैट इज़ कल्चरल और सोशल इन्फ्लुएंसेस। देखिए, कल्चरल मतलब हमारा जो फूड बिहेवियर है वो किस तरह का है, तो उसके डिटर्मिनेंट्स क्या आते हैं। सबसे पहला देखिए, बिल्कुल क्लियर है, कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। तो कल्चरल और सोशल फैक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, दे प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग फूड बिहेवियर। जैसे कल्चरल जो है वो ट्रेडिशंस कई जगह होते हैं, कस्टम्स होते हैं और बिलीव्स होते हैं फूड चॉइसेस से रिलेटेड कि क्या खाना है, मील टाइम से रिलेटेड, द फूड प्रेपरेशन मैथड्स, है ना, ये अलग अलग है अलग अलग सोसाइटी में और कम्युनिटी में। जैसे अब अगर हम देखते हैं तो स्पेसिफिक इवेंट या सेलिब्रेशन है उसमें अलग टाइप का जो है वो फूड जो है वो लिया जाता है, या पीपल जो है वो ईटिंग हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं जो भी उनके अराउंड लोग हैं उसके अकॉर्डिंग, वेदर चाहे वो फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे वो कलीग्स हों। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल्स में चूज़ सर्टेन फूड्स टू फिट विद द सोशल ग्रुप्स। मतलब कोई भी पर्सन है तो वो उसका मतलब सोशल ग्रुप्स के साथ उसका जो है वो क्या हो, वो जो फूड चॉइसेस हैं, है ना, वो उसके साथ भी जो है वो फिट हो। तो उसी तरह से जो है वो लोग जो है वो फूड बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। फिर आता है साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स, बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट्स जनरली ग्रेटली इम्पैक्ट फूड बिहेवियर। इमोशनल फैक्टर्स जो है जैसे कि स्ट्रेस हो गया हमारा, या सैडनेस है, हैप्पीनेस है, ठीक है, can lead to emotional eating where individuals consume food not out of hunger but to cope with their emotions। कई बार लोग जो है वो एक्स्ट्रा खा लेते हैं, टेंशन में है, स्ट्रेस में है ना, कोई उनको पता नहीं लग रहा है कि वो किस तरह का जो फूड है उसको कंज्यूम कर रहे हैं। सो मोरओवर फूड प्रेफरेंसेस एंड द क्रेविंग्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिविजुअल टेस्ट, टेक्सचर्स एंड सेंसरी एक्सपीरियंसेस। तो इसमें जो है हमारे पास आता है
अब देखिए नेक्स्ट इसमें बेसिकली ये सारी चीज़ें आ जाती हैं साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स वाला। फिर आता है इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है। अब इकोनॉमी है ना, कि उस फूड का जो कॉस्ट है वो क्या है, क्या वो अवेलेबल है फूड या नहीं है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत ज़रूरी हैं कि उसका अवेलेबिलिटी क्या है या उसका असेसिबिलिटी है। लैक ऑफ एक्सेस टू द फ्रेश अफोर्डेबल प्रोड्यूस कैन लीड टू डाइट लैकिंग इन। अगर मान लीजिए आपको जितनी क्वांटिटी में न्यूट्रिशन चाहिए उससे रिलेटेड आपको फूड नहीं मिल रहा है, तो आपकी डाइट में क्या होगा, एक तरह से लैक हो जाएगा इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का। फिर आता है बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इमोशनल हमने पढ़ लिए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। फिर आता है आपका बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। जो बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका जेनेटिक्स है, मेटाबॉलिज्म है ना, आपका हार्मोनल रेगुलेशन है, ये भी आपके जो फूड बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करता है। जेनेटिक प्री डिपोजिशंस कैन अफेक्ट टेस्ट परसेप्शंस। कई बार क्या होता है कि कई फूड इस तरह के होते हैं जो कि मान लीजिए हमारे एल्डर्स में किसी को पसंद है तो हमें भी वो अच्छा लगता है ना। डाइटरी हमारे पास क्या प्रेफरेंसेस हैं, तो ये सारे फैक्टर्स जो है हमारे फूड भी है। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो कई बार हो जाता है, तो इसकी वजह से जो हंगर सिग्नल्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। हमें भूख कितनी है ना, हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, हमारी एपेटाइट को, फूड इंटेक को, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एज है, जेंडर है और ओवरऑल हेल्थ स्टेटस है, तो ये डिटरमाइन करता है बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को। फिर आपके पास आता है आगे, व्हाट एडवाइस कैन बी गिवन टू द मदर अबाउट द सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग आपको पता ही है कि एक नेचुरल और वाइटल जो है ये एस्पेक्ट हो जाता है ना, फॉर बोथ द मदर और साथ में बेबी के लिए भी। तो सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। इट रिक्वायर्स प्रेपरेशन, पेशेंस एंड सपोर्ट। एजुकेशन एंड प्रेपरेशन लेडी का होना बहुत ज़रूरी है। वो बिल्कुल जो है अर्ली इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, है ना। फर्स्ट जो आवर होता है आफ्टर बर्थ वो क्रूशियल होता है ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करने के लिए। उसके अलावा जो है वो प्रॉपर जो है वो एक तरह से बेसिकली क्या होना चाहिए, जो लैक्टेशन है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद एक रूटीन को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये एडवाइस मदर के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग वर्क्स on a supply and demand basis. The more the baby nurses, the more milk the mother produces. ठीक है, एस्टेब्लिशिंग ब्रेस्ट फीडिंग रूटीन, फीडिंग द बेबी वेन एवर दे शो हंगर, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। ए वेल बैलेंस्ड डाइट रिच इन द न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर नर्सिंग मदर्स। एडिक्वेट हाइड्रेशन इज क्रूशियल टू, as the breastfeeding can be dehydrating. Mother should drink plenty of water and consume. मतलब जब भी वो लैक्टेशन पीरियड में है तो मदर को अपना जो न्यूट्रिशन है और जो हाइड्रेशन है मेंटेन करना वो बहुत ज़रूरी है। फिर आता है सीक सपोर्ट, है ना, मतलब क्योंकि अर्ली अगर फ्यू डेज़ में बात करें तो जो ये ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग मदर के लिए हो जाता है। इसी की वजह से जो है उसको जो है वो सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स, पार्टनर, ये सारी चीज़ें इक्वली वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मदर को अपनी केयर करनी है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी डिमांडिंग, सो इट इज़ इसेंशियल फॉर द मदर टू प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। बहुत ज़रूरी है कि मदर प्रॉपर रेस्ट ले, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले, टाइम ले, है ना, फॉर रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें क्रूशियल हो जाती हैं। बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट। ब्रेस्ट फीडिंग माइट नॉट बी स्मूथ। कई बार क्या होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो स्मूथ नहीं होती है स्टार्टिंग से, सो सम बेबीज़ एंड द मदर्स टेक टाइम टू गेट द हैंग ऑफ इट। कई बार कुछ बेबीज़ मदर को टाइम, बेबी को भी और मदर को भी टाइम लगता है। ठीक है, सो पेशेंस एंड द परसिस्टेंस ये की हैं। डोंट बी डिस्करेज बाय द चैलेंजेस, इंस्टेड सीक हेल्प एंड कीप ट्राइंग। विद टाइम, पेशेंस एंड द राइट सपोर्ट, मोस्ट ब्रेस्ट फीडिंग इश्यूज कैन बी ओवरकम। इन समरी, सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग इन्वॉल्व्स एजुकेशन, स्पोर्ट, ठीक है, हेल्दी रूटीन एंड सेल्फ केयर। विद दीज एलिमेंट्स इन प्लेस, मदर कैन एक्सपीरियंस ए fulfilling and rewarding breastfeeding journey, providing their babies with the best possible start in life.